रहनी चाहिए। पुरानी चीजें मतलब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ए डॉट बी प्राजक्ता? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड और एंगल दिया है तो ये तरीका यूज करते हैं। और अगर वैल्यू दी, कंपोनेंट दिए हुए वेक्टर कंपोनेंट आई जे के फॉर्म में, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। डॉट प्रोडक्ट के लिए आई आई वाले कंपोनेंट, जे जे वाले, इस तरह से करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट मल्टीप्लाई होते हैं। इसके अलावा डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना मिसलेनियस का। फर्स्ट क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, राइट डाउन द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक वेक्टर है, वो कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में मतलब इसका जेड एक्सिस है ही नहीं, तो इसको इस तरह से समझ लो, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और जो आपका वेक्टर है वो इस तरह से वेक्टर है। समझ में आ रहा है? जो एक्स वाई प्लेन में ही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये वाला वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? थीटा बोलना गलत हो जाएगा, क्या बोलना चाहिए? अल्फा। अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 30 डिग्री। क्लियर ये चीज? तो वाई एक्सिस से ये कितना एंगल बनाएगा? बीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहां तक क्लियर? अब कौन सा एक्सिस बच गया? एक्स और वाई हो गया तो जेड एक्सिस बच गया। तो जेड एक्सिस मान लेते हैं, इस तरह से आ रहा है जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाएगा? गामा, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ में आया क्यों 90 होगा? क्योंकि z एक्सिस जो है ये दोनों एक्सिस के क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, मतलब z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो आपको अल्फा बीटा गामा दोनों की वैल्यू मिल गई, जिससे आप एल एम एन निकाल सकते हो। एल क्या होता है? कॉस अल्फा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस 30। और कॉस 30 कितना होता है? √3/2। एम क्या होता है? कॉस बीटा। ठीक है, और यहां पर बीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। एन होता है कॉस गामा, और गामा की वैल्यू है 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। क्लियर हुआ ये चीज? क्योंकि हम 3D में ले रहे हैं वेक्टर को, इसलिए अगर नहीं भी मेंशन करोगे तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी ये ओवरऑल कैसे वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है वो चीज बताने के लिए। ठीक है, तो जो वेक्टर होगा आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है ना। तो यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल्स टू, ये होता है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है, और यहां पर एल की वैल्यू आ गई √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, और के कैप वाली टर्म यहां पर नहीं आएगी। मतलब ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? फाइंड स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं, पॉइंट पी, जिसका की कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 z1। दूसरा हम पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट क्यू, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 z2। ठीक है, अब इसके स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे? स्केलर कंपोनेंट, हाँ नहीं, कंपोनेंट इस वेक्टर के कंपोनेंट, जैसे अगर वेक्टर पी क्यू लिखना है, हाँ, वेक्टर पी क्यू अगर हम लिखते हैं तो वो कैसे निकलेगा? x2 - x1 आई कैप, ये होगा x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। ये चीज क्लियर? अब इसमें स्केलर कंपोनेंट बोला है, तो स्केलर कंपोनेंट कौन से हैं? ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया, ये इसके स्केलर कंपोनेंट, मतलब डायरेक्शन रेशियोज भी जिनको बोला जाता है, कई बार डायरेक्शन नंबर भी बोला जाता है। तो स्केलर कंपोनेंट होंगे x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1।
इसके अलावा क्या पूछा है, इसका मैग्नीट्यूड पूछा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दैट्स इट, खत्म। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, तो एक लड़की है जो वेस्ट के डायरेक्शन में जा रही है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 4 किलोमीटर। देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। तो उस लड़की की मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो वेस्ट के डायरेक्शन में गई, तो सपोज ये सेंटर से वेस्ट आई, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 4 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस उसने कवर किया 4 किलोमीटर। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ओ है ओरिजिन, ये वाला पॉइंट ए है, ए तक आई। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहाँ पर नॉर्थ कौन सा है, ये है नॉर्थ, और उससे 30 डिग्री बनाते हुए वो इस तरह से यहाँ पर गई, ठीक है। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 3 किलोमीटर। तो अब मान लो वो पॉइंट बी पे आ गई, ठीक है। पॉइंट बी पे आ गई और ये डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, 3 किलोमीटर। यहां तक क्लियर सबको। अब आगे बोल रहा है डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन सा था आपका, ये था ओ, वहां से ये वाला डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ ये चीज। मतलब अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ आपको क्या चीज दिख रहा है, एक तो दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये वाला वेक्टर, पॉइंट नहीं वेक्टर, इस वेक्टर का क्या नाम है, वेक्टर ओ ए। और दूसरा ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर का क्या नाम है, वेक्टर ए बी। और तीसरा आपको जो निकालना है वो ये वाला वेक्टर है, इस वेक्टर का क्या नाम है, वेक्टर, वेक्टर ओ बी आपको निकालना है। तो यहां पर ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हैं ना हम, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। तो क्या होगा बताओ, वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, ऐसे ही होगा ना, ओ ए प्लस ए बी। हाँ, ये देखो ओ से ए गए, ए से बी गए, तो ओवरऑल कितना हो गया, ओ बी हो गया। क्लियर ये चीज। अब यहां पर हमको दोनों वेक्टर निकालने पड़ेंगे, वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर ओ ए कितना होगा, बताओ कितना होगा, वेक्टर ओ ए क्या होगा। अच्छा, ये ओ जो है इसको ओरिजिन मान रहे हैं हम, ठीक है। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। और उसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, बाकी लोग कैसे नहीं समझ पा रहे। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस। ओरिजिन यहां पर है, उसका मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हुआ। मतलब ये क्या होगा, इधर इसका कंपोनेंट क्या होगा, माइनस आई के, और 4 यूनिट है। मतलब ये जो वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर क्या बनेगा, -4i कैप। क्या ये चीज सबको समझ में आई, ठीक है। अब दूसरी चीज इस पे आते हैं, वेक्टर ए बी पे। तो वेक्टर ए बी के लिए यहां पर ये एंगल उसने दे रखा है, एंगल कितना है, 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। ओके। अब आपको चाहिए वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, हाँ देखो, हाँ एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री। मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पर, 60 डिग्री। वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये, 30। तो बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 30 डिग्री। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, एल की वैल्यू निकाल लोगे। एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस 60। समझ में आई ये चीज, जिससे आपको एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कॉस 60 कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। ओके। फिर उसके बाद यहां पर आते हैं बीटा पे, तो बीटा इज इक्वल्स टू 30 है, तो एम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉस 30, ठीक है। कॉस 30 हो गया। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। क्लियर यहां तक। अब ये जो हमको मिली है वैल्यू एल और एम की, ये एक्चुअल में क्या, डायरेक्शन को साइंस, और इनका डायरेक्शन किस तरफ है, ए बी की तरफ है,
ठीक है। तो अगर हम इन डायरेक्शन कोसाइंस को यूज करके जो वेक्टर बनाएंगे वो यूनिट वेक्टर बनेगा ए बी की तरफ का, समझ में आ रहा है। लेकिन हमको अगर वेक्टर ए बी चाहिए तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 3। तो इसलिए जो वेक्टर ए बी होगा वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे उस यूनिट वेक्टर को जिसके आपको यहाँ कंपोनेंट दिए हुए, मतलब डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए। तो मतलब 3 टाइम्स एल आई कैप प्लस एम जे कैप, ये हो जाएगा। तो वेक्टर ए बी जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स एल, एल की वैल्यू देखो यहां पर कितनी थी, 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 आई कैप प्लस एम की वैल्यू कितनी थी, √3/2, और ये हो जाएगा जे कैप। क्लियर हुआ। फर्दर ब्रैकेट ओपन करोगे तो वेक्टर ए बी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वेक्टर ए बी आ जाएगा 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। समझ में। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था इस वाले वेक्टर के कंपोनेंट निकालना। कैसे निकाला हमने, उसके डायरेक्शन कोसाइन निकाला जिससे हमको उसके यूनिट वेक्टर मिल गए। जब भी एल एम एन के साथ वेक्टर लिखाते तो वो कौन से वेक्टर होते, यूनिट वेक्टर, और उस यूनिट वेक्टर को हमने मैग्नीट्यूड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो दोनों वैल्यूज मिली है हमको, कौन सी दोनों वैल्यूज, एक तो ये वाली वैल्यू, ठीक है, और दूसरी ये वाली वैल्यू ओ ए की और ए बी की, ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो वेक्टर ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए, मतलब -4i प्लस वेक्टर ए बी जिसकी वैल्यू कितनी है, 3/2 आई कैप प्लस 3√2/2। अच्छा ये 3√3 है ना, ओके, 3√3/2 जे कैप। फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, ये एलसीएम आ जाएगा 2, इधर पे कितना हो जाएगा -8 आई कैप प्लस 3 आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस 3√3/2 जे कैप। फर्दर ये आ जाएगा -5 आई कैप अपॉन 2 प्लस 3√3/2 जे कैप। तो ये होगा आपका जो रिक्वायर्ड वेक्टर है जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक। क्या बोल रहा था तू, ए बी, अच्छा वो फिजिक्स वाले जो, हाँ उससे भी लेके बना सकते हो। ठीक है। हाँ बोलो। 3 को मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि ये जो एल और एम जो है ना, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ये यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं। मतलब अगर हमने एल आई एम जे निकाला ना तो वो ए बी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आपको देगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 3 यूनिट, क्योंकि उसने कितना डिस्टेंस वॉक किया, 3 यूनिट, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 किया। ठीक है, क्लियर सबको। हटा दो, ये क्वेश्चन हो गया तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, इफ इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, देन दिस इज ट्रू और नॉट, देन इट इज ट्रू और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा ये गिवन है और आपको चेक करना ये ट्रू है या नहीं, और है जो भी आपका आंसर होगा यस और नो, उसका जस्टिफिकेशन देना है। तो क्या लगता है ये ट्रू है या नहीं, हाँ ये ट्रू होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा। पहले पहले इस वाले पार्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये एक्चुअल में आपको क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो होते हुए दिख रहा है। मान लेते हैं ये वेक्टर बी है, ठीक है, और मान लेते हैं ये क्या वेक्टर सी है, और यहां पर दोनों का जो एडिशन आपको दिख रहा है ये वेक्टर ए कंसीडर करते हैं। तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या दिख रहा है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्लियर हुआ ये चीज। तो क्या इन तीनों का, क्या इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम इसके सम के इक्वल होगा। अगर आप लोगों को याद है क्लास 9th में हम लोग एक थ्योरम पढ़ते थे ट्राइंगल्स के अंदर, और वो थ्योरम क्या बोलती थी, किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे साइड से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है, तभी वो ट्राइंगल बनता है। ठीक है, इसका मतलब ये वाली जो साइड है, इस वाली साइड की लेंथ क्या होगी, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी, इस वाले साइड की लेंथ क्या होगी, मॉड ऑफ वेक्टर सी। समझ में आया। तो इन दोनों साइड का सम जो होगा, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी, इट विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड मॉड ऑफ वेक्टर ए, अगर ये ट्राइंगल बन रहा है तो।
समझ गए ना? अगर ये ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, मतलब ये उस केस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम कोलिनियर प्रूफ करने के लिए इस तरह का यूज कर रहे थे बीच में एक आध क्वेश्चन में, अगर आपको याद होगा। इसका मैग्नीट्यूड का जो सम है, अगर वो तीसरे के बराबर आ जाए तो तीनों जो होते हैं पॉइंट वो क्या हो जाते हैं, कोलिनियर। समझ में आई ये चीज? तो अगर इक्वल आया तो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज ये हमेशा क्या होगा, स्मॉलर। वो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन जो हमने पढ़ा था उससे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आते नहीं, अगर आए तो आपके आंसर या स्टेटमेंट क्या होंगे, वो स्टेटमेंट थ्योरम का, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड इन ए ट्राइंगल। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। आंसर बताओ क्या होगा। क्या? 1 और कोई? कौन बता पाएगा? ऑनलाइन में कोई आंसर करना चाहेगा तो करो, ऑफलाइन वाले तो कोई नहीं कर रहे हैं भाई। नहीं, क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? एक्स निकालना है ना, तो x/√3 कैसे आएगा आंसर? सर 1/√3। 1/√3 करेक्ट, वंशिका। भाई ये क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप, ये हो गया वेक्टर। अब ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये वेक्टर ए हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दैट इज इक्वल्स टू √x² प्लस x² प्लस x² इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा, 3x² का रूट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो 3x² इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, x² इज इक्वल टू 1/3, तो x की वैल्यू 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 आप बोल सकते हो। ठीक है, +√3 भी -√3 भी, क्योंकि -√3 लोगे तब भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1, तब भी वो यूनिट वेक्टर होगा। +√3 प्लस 1/√3 में भी होगा। ठीक है, तो अगर आपको दो ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें एक ऑप्शन में ये दोनों साइन है, तो आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। ऐसा होता है कई क्वेश्चंस में, अगर आपने देखा होगा एमसीक्यू में। ठीक है, हटा दो ये क्वेश्चन फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड ए वेक्टर। देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना अक्षिता, ये तुम्हारा एक जो डाउट था ना वो इसमें क्लियर हो जाएगा। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस। तो आपको एक वेक्टर निकालना है और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 5 यूनिट, और उस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या बोल रहा है कि वो पैरेलल होना चाहिए किसके, रिजल्टेंट ऑफ दिस। रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा, दोनों के सम, दोनों का जो सम है वो दोनों का रिजल्टेंट है। तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों का जो सम है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको हम मान लेते हैं वेक्टर सी ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा वेक्टर सी, 3i प्लस जे प्लस 0k, ये हो जाएगा। क्लियर ये चीज? तो जो वेक्टर आपको निकालना है उसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन के जैसा होना चाहिए, इसके पैरेलल होना चाहिए। तो इसका डायरेक्शन के लिए हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो इसका यूनिट वेक्टर सी कैप कैसे निकलता है, यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर 3i प्लस जे, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √10 हो जाएगा, 3² 9, 1² 1। ठीक है, तो ये हो गया सी कैप। अब आपको जो नया वेक्टर निकालना है, मान लो वो वेक्टर है डी, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5, तो मैग्नीट्यूड लिखा 5। डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला, तो इनटू क्या लिख दो यहां पर, सी कैप। समझ में आया ये चीज? क्योंकि सी कैप इसका इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है, 1 है, तो 1 × 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहां पर डायरेक्शन तो उसी का हो गया। समझ में आया? तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर डी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 15/√10 आई कैप प्लस 1/√10 जे कैप। दैट्स इट, ये आपका आंसर है। क्या 5 अच्छा 5 है ना ये, 5, ओके, 5 ये। क्लियर ये चीज? बुक के आंसर में देखोगे तो कंफ्यूज मत हो जाना, उसने इसको रैशनलाइज कर दिया है। ठीक है, उसने √10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और उसके सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है, आपको 3 वेक्टर दिया हुआ है।
आपको क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके पैरेलल है। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, 1 मार्क या 2 मार्क के लिए ऐसे वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भरे भरे पड़े होंगे आपको। तो क्या करना पड़ेगा प्राजक्ता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? ऋषि, अंशिका, पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो सबके सब। समृद्धि बताना फिर। कौस्तुभ बता। किसका? ये वाला का। सबसे पहला काम तो ये जो है ना, ये वेक्टर हमको बनाना पड़ेगा। इसको वेक्टर डी नाम दे दो। और वेक्टर डी कैसे निकलेगा? 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये पहले वेक्टर डी फॉर्मुलेट करो, कैसे बनेगा? 2 टाइम्स, फिर वेक्टर ए क्या है यहाँ पर? आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर बी क्या है यहाँ पर? 2i माइनस जे प्लस 3k। फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पर? प्लस 3 टाइम वेक्टर सी। घर में नहीं बनाए होगे तो फिर भूल जाओगे, फिर ये सब चीजें घर में जाके एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, ये समझ में है यहाँ तक? अब इसके बाद वेक्टर डी, बताओ आई वाला कंपोनेंट क्या आएगा? 2i माइनस 2i मतलब 0, और उधर पे क्या बच गया? 3i कैप। फिर जे वाला कंपोनेंट 2j प्लस जे मतलब कितना हो जाएगा? 3j। 3j और माइनस 6k मतलब क्या हो जाएगा? माइनस 6j, सॉरी माइनस 3j। सही बोला ना मैंने? फिर k वाले कंपोनेंट बताओ। 2k माइनस k प्लस 2k, यही आएगा ना? ठीक है, तो ये बन गया वेक्टर डी। अब क्या बोल रहा है? ये 3 वेक्टर हैं, आपको क्या निकालने बोल रहा है? यूनिट वेक्टर जो इसके पैरेलल हो। पैरेलल मतलब इसी के डायरेक्शन में हो, तो इसका डायरेक्शन निकालना है और यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो भाई इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। वो घुमा फिरा के बोल रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो, वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है। समझ गए कि नहीं समझे? ये क्लियर ये चीज? तो उसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? 3i माइनस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा? रूट 9 प्लस 9 प्लस 4 22 होगा क्या? 4, हाँ 22, तो ये आ जाएगा रूट 22। क्लियर सबको ये चीज? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शो दैट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर कोलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड ए सी। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, तूने शायद डाउट पूछा था ऐसा वाला, ये वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, ये इस तरह से हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। कोलिनियर प्रूफ करना है तो ऑब्वियसली होंगे, इसलिए हम तीनों पॉइंट को कोलिनियर लेते हुए ही चलते हैं। ए हो गया 1 माइनस 2 माइनस 8, बी हो गया 5 0 माइनस 2, सी हो गया 11 3 7। क्लियर यहां तक? ओके, तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आप सबसे पहला काम ये करो कि आप ये वेक्टर ए बी निकाल लो। ठीक है, तो वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा? बी माइनस ए, तो कितना आ जाएगा ये? 4i प्लस 2j प्लस 6k। क्लियर? अमन अगला बता, वेक्टर बी सी कैसे निकलेगा? 6i प्लस 3j प्लस 9k। ये कॉमा है ना भाई बीच में, 7 माइनस ऑफ माइनस मतलब कितना हो जाएगा? +2, तो कितना हो जाएगा? 9k। क्लियर ये चीज? अब ये दोनों कोलिनियर होने के लिए आपके पास 2 तरीके। एक तरीका तो मैंने वो बताया कि मैग्नीट्यूड वाला, ए बी ए बी सी और ए सी तीनों के मैग्नीट्यूड निकाल के पहले 2 का जो सम है वो पूरे होल के बराबर करो, जो ट्रायंगुलर लॉ से बताया था। दूसरा तरीका है कि इन दोनों को पैरेलल प्रूफ कर दो। अगर ए बी और बी सी पैरेलल हैं तो बी दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। तो पैरेलल है कैसे पता चलेगा? तो रेशियो लो, A1 अपॉन B1 मतलब कि इन दोनों का रेशियो, तो 4/6, तो ये कितना आ जाएगा? 2/3, यही आएगा। फिर उसके बाद A2 अपॉन B2, 2/3 ऑलरेडी दिया हुआ है, A2 अपॉन B2,
फिर क्या हो गया A3/B3, तो 6/9, मतलब ये भी क्या हो जाएगा 2/3। समझ में है? तो दोनों जो वेक्टर है वो कोलिनियर है या पैरेलल है, इसका मतलब तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। क्लियर ये चीज? अब इसके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, बी इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कैसे पता चला? हाँ, ओके। और कैसे पता करते थे हम लोग इसके पहले? सेक्शन फॉर्मूला याद आया? क्लास 10th में भी पढ़ते थे सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में अगर रेशियो निकालना होता था तो इस रेशियो को हम क्या लेते थे, K:1। फिर एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m+n। यहां पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 5। m की जगह पे क्या आ जाएगा k, x2 की जगह पे क्या आ जाएगा 11, ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 1, x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा k+1। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5k+5 और इधर पे ये क्या हो जाएगा 11k+1। ठीक है, ये टर्म इधर जाएगी, ये वाली टर्म इधर जाएगी, तो 4 इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 6k, जिससे k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ, उससे भी देख सकते हैं, लेकिन मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि ऐसा अगर मान लो वो चीज अगर आपको नहीं करनी, सिंपल वो निकालना होता तो। ठीक है, क्लियर? हटा दो, ये पूरा हो गया तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां ध्यान देना। क्या लिखा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर which divides the line joining the 2 points P and Q whose position vector are this and this externally in the ratio 1:2. Also show that P is the midpoint of RQ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। सबसे पहले तो यहां पर एक पॉइंट P है, एक्सटर्नली है ना, एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। ठीक है, पॉइंट PQ को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये है। ठीक है, और यहां पर सपोज ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया सपोज वाई एक्सिस और यहां पर आ रहा है ओरिजिन। ठीक है, तो ये OP ये वाला जो वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P है। OQ ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q है। ठीक है, ये दोनों आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो P का पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, 2a माइनस वेक्टर B, 2a प्लस है क्या, 2a प्लस B। और Q का क्या दिया हुआ है, वेक्टर A माइनस 3 टाइम्स वेक्टर B, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक पॉइंट R है, ठीक है, जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 के रेशियो में। और यहां पर जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये बोल रहा है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट R होगा ये कहां पर होगा, ये इस तरफ होगा। समझ में आ रहा है, पॉइंट R इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये जो रेशियो है वो कैसे, एक्चुअली ये वाला पार्ट का रेशियो मतलब RP/RQ, इस रेशियो के बारे में बोल रहा है। समझ गए कि नहीं? एक्सटर्नली आता है तो ये RP/RQ। तो आपको बोल रहा है कि ये जो पॉइंट R है इसका पोजीशन वेक्टर निकालो, इस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर निकालो, मतलब ये वेक्टर आपको निकालना है। हाँ, नहीं एक्चुअली ना ये वाला पार्ट छोटा है ना 1, क्योंकि इसलिए ये 1 छोटा है 2 बड़ा है, इसलिए मैंने लिया। उस पॉइंट से भी बोल सकते हो, शो करना है, मतलब हो गई पहली चीज तो ये सही बोला। दूसरा ये बोलना है तेरा जो डाउट है, देख यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये 1 है और ये क्या है 2 है। समझ रहा है, और पहले P दिया हुआ है, मतलब P से R का डिस्टेंस 1 और P से Q का डिस्टेंस उसका डबल, रेशियो अगर देखा जाए तो वो ऐसा है। ठीक है। तो यहाँ पर वो जो सेक्शन फॉर्मूला था एक्सटर्नली के केस में पिछली क्लास में पढ़ाया था, क्या था, वेक्टर R इज इक्वल्स टू M वेक्टर B माइनस N वेक्टर A डिवाइडेड बाय M-N। सिमिलर है पॉइंट वैसे कोऑर्डिनेट वाले के, बस यहाँ वेक्टर में होता है। ठीक है, तो वेक्टर R इज इक्वल्स टू M की वैल्यू कितनी हो गई 1, वेक्टर B की जगह, अच्छा ये वेक्टर B मतलब समझ जाओगे ना, कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना, वेक्टर B मतलब ये पूरा वेक्टर B आपका। ठीक है,
वेक्टर बी मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस 3 टाइम्स वेक्टर बी माइनस एन, एन की वैल्यू क्या हो गई 2, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए मतलब ये वाला पी का जो पोजीशन वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा 2a प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आ जाएगा m माइनस एन, तो 1 - 2 मतलब कि -1, तो वेक्टर आर क्या आएगा यहाँ पर a, और ये वाला -3b लिख देता हूं एक बार, ये हो जाएगा -4a, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा -2b डिवाइडेड बाय क्या बच गया -1, तो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा -3a, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3 वेक्टर a, समझ गए, और ये दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा -5 वेक्टर बी, और नीचे माइनस मतलब क्या हो जाएगा +5 टाइम्स वेक्टर बी, ये हो जाएगा क्लियर। तो ये होगा आपका जो वेक्टर है जो आपको निकालने बोला है। हाँ, बोला है ना फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, ठीक है, ऊपर में बोला है ना पहले पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालो, तो हमने वो पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। क्लियर हुआ है ये चीज। अब आपको क्या प्रूव करना है कि पी जो है वो क्या है, आर क्यू का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो कैसे शो करेंगे पी जो आर क्यू का मिड पॉइंट है, मतलब हमको ये शो करना पड़ेगा कि वो 1:1 का रेशियो है। देखो बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। एक मिनट, मैं आपको ना इसी सेक्शन फॉर्मूला से ही बताता हूं, एक काम करते हैं इधर ध्यान देना, ठीक है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं भी जिस तरीके से बता रहा हूं उससे समझने की एक बार कोशिश करना। देखो अगर यहां पर हम बात करें आर क्यू की, आर क्यू लाइन सेगमेंट आर क्यू की बात करो, यहां पर हो गया आर, और यहां पर क्या हो गया क्यू, ये हो गया, ठीक है। और यहां पर बीच में एक पॉइंट आ रहा है, क्या आ रहा है पॉइंट पी, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है अभी हमको इनिशियली नहीं पता, तो हम कंसीडर कर लेते हैं ये इसको किस रेशियो में कर रहा है, k:1 के रेशियो में कर रहा है। क्लियर ये चीज। अब यहां पर ये वाला वेक्टर आपको दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर, अभी आपने निकाल लिया, मतलब कितना निकाला ये वाला 3a प्लस 5b, ये निकाला। ये वाला वेक्टर आपको दिया हुआ है, ये वाला वेक्टर आपको कितना दिया हुआ है a-3b, और ये वाला वेक्टर भी आपको दिया हुआ है, ये वेक्टर कितना दिया हुआ है 2a प्लस बी, ठीक है। अब इसमें लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला जो अभी हमने ये वाला इंटरनली वाला पढ़ा था, तो इंटरनली वाले सेक्शन फॉर्मूला से r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m, m मतलब क्या, डायरेक्टली वैल्यू रखूं m की जगह पे क्या आ जाएगा k, नहीं यार लिख देता हूं पहले फॉर्मूला, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये होता है फॉर्मूला। तो ये वेक्टर r मतलब ये वाला वेक्टर, समझ गए ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू m, m की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ k, वेक्टर b, वेक्टर b मतलब क्या हो जाएगा ये वाला a-3b, ये हो जाएगा, प्लस n, n की वैल्यू कितनी है 1, वेक्टर a, वेक्टर a क्या हो जाएगा 3a प्लस 5 वेक्टर b, क्लियर हुआ ये चीज, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा k+1, क्लियर यहां तक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी, तो k इससे मल्टीप्लाई कर तो 2k वेक्टर a प्लस प्लस टू वेक्टर a, ऐसे ही हो जाएगा, पहले k मल्टीप्लाई हुआ फिर क्या मल्टीप्लाई हुआ 1, अब b से मल्टीप्लाई होंगे तो +2 प्लस k वेक्टर b प्लस वेक्टर b, और राइट साइड में भी ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा ये k टाइम्स वेक्टर a -3k वेक्टर b, और क्या हो जाएगा +3 टाइम्स वेक्टर a प्लस 5 टाइम्स वेक्टर b, ऐसा होगा। अब k वाली टर्म को एक तरफ, बाकी सारी दूसरी टर्म, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, तो इधर पे पहले क्या क्या होगा, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म गया इधर, ठीक है, तो 2ka वेक्टर a मतलब क्या हो जाएगा k टाइम्स वेक्टर a, ऐसा बन जाएगा। ये वाला टर्म b वाला जो टर्म है और k वाला टर्म है ये भी इधर गया, तो इधर पे क्या हो जाएगा +4k वेक्टर b हो, ये हो गया।
बाकी दोनों टर्म उधर राइट साइड शिफ्ट करते हैं, मतलब ये वाली टर्म उधर गई तो क्या बच जाएगा यहाँ पर वेक्टर ए, ये वाली टर्म उधर गई तो क्या हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स वेक्टर बी। ऐसा हो गया, समझ में आया ये चीज। अब इधर पे देखो क्या के कॉमन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा वेक्टर ए प्लस 4 टाइम्स वेक्टर बी इज इक्वल टू ये क्या हो गया वेक्टर ए प्लस 4 टाइम्स वेक्टर बी। ऐसा ही हुआ, ये दोनों कट गया तो के की वैल्यू क्या आ गई 1। मतलब किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये 1:1 के रेशियो में। समझ में आया? थोड़ा सा बड़ा हो गया ये वाला सॉल्यूशन, कोई इजी अप्रोच यूज करनी चाहिए थी। 3A और 3B जो दिया हुआ है कहाँ, नहीं जो तू बोल रहा है ना ये जैसे अगर ऐसा दिया 2 टाइम्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये भाई ऐसा नहीं लिखाएगा, ये जैसा है वो वैसे ही रहेगा। यहाँ वेक्टर ए एक अलग वेक्टर है जिसके आई जे के कंपोनेंट है, वेक्टर बी एक अलग वेक्टर है जिसके आई जे के वाले कंपोनेंट है, तो उसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना। हाँ एक तरीका, ये वाला फर्स्ट वाला सॉल्यूशन तो एज इट इज वैसे ही होगा, सेकेंड वाला सॉल्यूशन भी यही तरीका देख लो, यही ठीक है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। टू द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल एंड फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं। सपोज ये पैरेललोग्राम हो गया और पैरेललोग्राम की ये दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर दिए, तो पहले वाले के वेक्टर क्या है 2i माइनस 4j प्लस 5k, दूसरे वाले का क्या है i माइनस 2j माइनस 3k। अब क्वेश्चन में दो चीजें पूछ रहा है, पहले क्या बोल रहा है एक यूनिट वेक्टर निकालो जो इसके डायगोनल के क्या हो पैरेलल हो। ठीक है, तो इसका डायगोनल कैसे निकलेगा, इसका डायगोनल अगर आपको चाहिए डायगोनल वेक्टर तो कैसे निकलेगा बताओ। दोनों के एडिशन से, याद है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हमने पढ़ा था, अगर ये एडजेसेंट साइड है डायगोनल के दोनों को पैरेललोग्राम के, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा डायगोनल मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको ए बी सी और ये ले लेता हूं डी। ठीक है, तो वेक्टर ए सी जो होगा दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए डी। क्लियर ये चीज, तो वेक्टर ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3i माइनस 6j प्लस 2k, ये हो जाएगी। ठीक है, ये मिल गया डायगोनल वेक्टर, लेकिन आपको क्या चाहिए उसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए सी, हाँ क्या हो जाएगा ये 3i माइनस 6j प्लस 2k डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 7, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 6 स्क्वायर 36, 36 प्लस 4 40, 49 √49, मतलब ये कितना हो जाएगा 7। समझ में आया ये चीज, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, 3/7 माइनस 6/7 ये लिखा है। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं इसका एरिया निकालो, तो कैसे निकालते हैं एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए बी क्रॉस क्या हो जाएगा ए सी। समझ में आई ये चीज, तो पहले ए बी क्रॉस, सॉरी ए बी क्रॉस ए डी, तो ए बी क्रॉस ए डी ये कैसे निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से आई जे के फर्स्ट रो होगी, सेकेंड रो में क्या आ जाएगा ए बी वाला वेक्टर मतलब क्या है 2 माइनस 4 5, सेकेंड रो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 3, सॉल्व कर लेना और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा ये क्वेश्चन भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये तुम लोग बनाओगे, आने वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन इक्वली इंक्लाइन टू ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड आर दिस दिस दिस। तो ये हो गया भाई ओ, ये ओ हो गया ओ एक्स ओ वाई और ये क्या हो गया ओ जेड हो गया। ठीक है, और ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है
ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये सारे एंगल क्या है, सेम है। करेक्ट। तो इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये क्या हो गया अल्फा, और ये क्या है बीटा, और ये क्या है गामा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा। इज इट क्लियर? तो अगर अल्फा बीटा गामा है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये तीनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। और कॉस अल्फा को क्या लिखते हैं, एल। तो ये क्या हो गया, एल इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू एन। ये हो गया, यहां तक समझ में आया? हाँ, अभी अब क्या करेंगे आगे? नहीं, ये कर लो ना सीधा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव भी की थी। और यहाँ एल एम एन तीनों इक्वल है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 एल स्क्वायर, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, मतलब क्या बन जाएगा, 3 एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जिससे एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3, और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। दैट्स इट। हाँ, प्लस माइनस आएगा, दोनों आ सकता है। इसमें पॉजिटिव लेके प्रूफ करने बोला तो ठीक है। ठीक है, क्लियर सबको ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, ये क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन ना टफ है, मतलब टफ है इन द सेंस थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, दोनों मेथड आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये जो है ना 3D में भी यूज होगा ये सब, इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ध्यान से समझो क्या दिया हुआ है। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया है, 3 वेक्टर आपको दिए हुए हैं। और क्या बोल रहा है, फाइंड वेक्टर डी, ये चौथा वेक्टर आपको निकालना है। क्वेश्चन में बोलता है कि विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड डी, मतलब यहां पर ये बोल दिया कि वेक्टर डी परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के, और वेक्टर डी परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, ये दोनों के वो परपेंडिकुलर है। और एक और चीज दी हुई, सी डॉट डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15। तो दोनों तरीके समझो, दो तरीके, कौन कौन से दो तरीके? हाँ बिल्कुल, एक तरीका जो ये बता रहा है, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। इसका मतलब ए डॉट डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी डॉट डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। समझ में? और सी डॉट डी 15, ये तो दिया ही हुआ है। ए बी सी तीनों पता है, तो वेक्टर डी जो हमको नहीं पता है, तो वेक्टर डी को हम ए आई प्लस बी जे प्लस सी के ये ले लेते हैं। समझ गए ना? ए आई बी जे सी के एबीसी निकालना है, मिल जाएगा वेक्टर डी। प्राजक्ता ध्यान है ना इधर? ओके। अब इस वाले पार्ट में देखो, सबसे पहले ए डॉट डी जब निकालेंगे तो क्या आएगा, तो वेक्टर ए को देखो, ये वेक्टर ए, उसका डॉट प्रोडक्ट लो डी के साथ, तो क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ऐसा क्यों लिख दिया, वेक्टर डी कोई वेक्टर है ना, तो उसके कुछ ना कुछ आई वाले कंपोनेंट, जे वाले और के वाले ले सकते ना। हाँ, ये कोई भी अननोन है, हमको नहीं पता कौन सा, इसको पी क्यू आर ले लो, एस टी वी कुछ भी ले लो। ठीक है, जो हमको निकालने एक्चुअल में। ठीक है, तो अब सबसे पहले ए डॉट डी निकालोगे, तो ए डॉट डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जो वेक्टर डी आपने लिया उससे। तो क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताओ। ए इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा, ए, तो ये आ जाएगा ए। फिर उसके बाद b इंटू 4 तो क्या हो जाएगा, +4b। फिर क्या हो जाएगा, c इंटू 2 तो क्या हो जाएगा, +2c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहां तक सबको समझ में आया? सिमिलरली अब आगे हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे d का डॉट प्रोडक्ट। किसके साथ निकालेंगे, b के साथ, क्योंकि d डॉट बी भी क्या है, 0। तो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट देख के बताओ। 3a माइनस 2b प्लस 7c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। यहां तक क्लियर सबको? ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब यहाँ थर्ड वाला तो आपको डायरेक्टली इधर दिया ही हुआ था, ये क्या दिया हुआ था, सी डॉट डी की वैल्यू कितनी है, 15। तो सी और डी का डॉट प्रोडक्ट लो, तो ये हो गया आपका डी, और सी कहां पर है, ये हो गया आपका सी। डॉट प्रोडक्ट लो दोनों का, क्या आएगा, 2a माइनस बी +4c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं है, कितना है, 15। क्लियर? ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो।
तो कैसे सॉल्व करेंगे तीनों इक्वेशन को? एलिमिनेशन मेथड तो मुश्किल है, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, है ना? तो यहां पर 1 और 2 को जैसे अगर हम सॉल्व करें, 1 और 2 को सॉल्व करें, मान लो एलिमिनेट करना चाहते हो 1 और 2 में, तो कौन सा इजीली एलिमिनेट हो जाएगा? बी हो जाएगा इजीली। इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 6a माइनस 4b प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 14c इज इक्वल्स टू 0 ना। ऊपर क्या है? a प्लस 4b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0। दोनों ऐड होंगे, दोनों ऐड होंगे तो ये दोनों कट जाएगा। 7a प्लस 16c इज इक्वल्स टू 0, यही आएगा। 7a प्लस 16c इज इक्वल टू 0। एक मिनट रुकना। नहीं, मैं ये ऐसा नहीं चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं ये a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 6 माइनस 16c/7 ऐसे ही आ जाएगी a की वैल्यू। समझ में है ना? अब a की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में डाल के ना b की वैल्यू निकाल लो। अरे तो वो भी सी के टर्म में आएगा ना, तो वो सब सी के टर्म में आ गया ना। नहीं नहीं, फिर सारी वैल्यू इधर पे रख दूंगा। हाँ, तू कैसा बोल रहा है? थर्ड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, अच्छा, मतलब ये बोल रहा है इसमें फिर से एलिमिनेशन लगाए। ओके, चलो वैसा कर देते हैं। तो ये वाले इक्वेशन यही रहने दे, मतलब इसको हटा दो। चलो लिख दिया, छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4a माइनस 2b, और ये कितना हो जाएगा? प्लस 8c इज इक्वल्स टू 30। और ये वाली इक्वेशन क्या है? 3a, ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूं, 3a माइनस 2b प्लस 7c इज इक्वल्स टू कितना? 0। दोनों को माइनस किए, तो माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये वाली टर्म कट गई। 4a माइनस 3a क्या बन जाएगा? a, और इधर पे क्या हो जाएगा? प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। अच्छा सॉरी, इज इक्वल टू 30, वही मैं सोच रहा था। इज इक्वल टू क्या आ गया? 30। सब्सटीट्यूशन भी लगा सकते हो ना। अब सब्सटीट्यूशन लगा देते, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा? -16c/7 प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 30। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 7। तो ये कितना आ जाएगा? -16c प्लस 7c इज इक्वल्स टू 30। तो ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर एडिशन कितना हो जाएगा? -9c इज इक्वल्स टू 210, और जिससे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -210 डिवाइडेड बाय 9। 3 से डिवाइड होगा, 3 3 3 और 3 7 70। तो c की वैल्यू आ गई -70/3। ये c की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी c की वैल्यू इधर पे पुट कर दो तो a की वैल्यू मिलेगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो, -16/7 इंटू -70/3। तो ये और ये 10 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? a की वैल्यू आ जाएगी 160/3। a की वैल्यू प्लस आ जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 160/3। a और c मिल गया, अब क्या बच गया? b बच गया ना। तो b की वैल्यू निकालने के लिए 1 या 2, 1 2 3 किसी एक में पुट करना पड़ेगा। थर्ड में रखें? मेरे ख्याल से तो 1 2 ज्यादा इजी है क्या? चलो जिसमें भी पुट करो, सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो अब इसमें पुट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट में पुट करता हूं, तो a की जगह पे कितना आ जाएगा? 160/3। ठीक है, फिर प्लस 4b एज इट इज, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? +2c। तो +2, और c की जगह पे क्या आएगा? -70/3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा 160/3, और ये हो जाएगा -140/3 प्लस 4b इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा 20/3 प्लस 4b इज इक्वल्स टू 0। 4b इज इक्वल्स टू -20/3, जिससे b की वैल्यू आ जाएगी -5/3। ठीक है, अब जो वेक्टर डी जो हमको निकालना था, उसमें देखो वो क्या आ जाएगा? सबसे पहले वेक्टर ए, हाँ, ए ए कौन सा? ये है ना, ए हमने ये लिया ना,
160 और ये सी है, तो सबसे पहले आ जाएगा 160/3 आई कैप माइनस 5/3 जे कैप माइनस 70/3 के कैप, ये आएगा आंसर। ठीक है, यही आंसर। समझ गए ना? तो कैसे सॉल्व होगा? तो ये एक तरीका, मैं बोला ना इसके दो तरीके। हाँ हाँ, वही क्रॉस प्रोडक्ट वाला तरीका था। नहीं वो चलो उसको उसको भी बनाएंगे हम लोग। एक मिनट, ये हो गया तो हटा दो, सेकंड पार्ट करें इसी को दूसरे तरीके से। इसको डिलीट नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं फिर से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो बता दो तो तुम लोग क्या क्या है उसमें डेटा। वेक्टर ए सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आई +4j+2k। दूसरा वेक्टर बी 3i -2j+7k, 2i -j+4k, ये दिया हुआ है। हाँ, एक मिनट, अब इसके बाद ये तो दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आपको? आपको ये दिया हुआ है कि C.D, ये कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको दी हुई है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी एंड वेक्टर बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे बनेगा वो समझना। वेक्टर डी जो है वो बी और ए दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका यही मतलब हुआ ना आखिरी वाले दोनों का। और क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देता है? क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको एक नया वेक्टर देता है जो दोनों गिवन वेक्टर के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। समझ में आया? इसका मतलब वेक्टर डी का जो डायरेक्शन होगा वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में होगा। वही होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन उस डायरेक्शन में। तो हम यहां पर क्या करते हैं? हम यहां पर ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है? फर्स्ट रो गया आई जे के, सेकेंड रो में क्या आ जाएगा? 1 4 2, थर्ड रो क्या आ जाएगा? 3 - 2 7। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो आई कैप में क्या आएगा? 28 + 4 मतलब कितना हो जाएगा? 32 आई कैप। ठीक है, फिर माइनस जे रहेगा, 7 - 6 - जे कैप। माइनस जे कैप होते ना? अरे तो जे का कोफिशिएंट तो नेगेटिव होता है ना। के में क्या आ जाएगा? -2 -12 मतलब -14, तो ये क्या हो जाएगा? -14 के कैप। ये क्या आ गया? इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। समझ में आया? अब इसके बाद नहीं, अब क्या है एक्चुअल में इसका मॉड नहीं लेना, अब इधर पे समझो। ये जो हमको क्रॉस प्रोडक्ट मिला है, वेक्टर डी जो है, वेक्टर डी इस क्रॉस प्रोडक्ट के क्या है? पैरेलल है। समझ रहे हो ना? क्योंकि वेक्टर डी जैसे आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो ये हो गया वेक्टर वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये दो वेक्टर हो गए। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट लिया है तो एक नया वेक्टर मिला जो दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर। और वेक्टर डी भी इनके परपेंडिकुलर, तो वेक्टर डी और ये जो वेक्टर मिला दोनों वेक्टर क्या होंगे? आपस में पैरेलल हो जाएंगे। समझ में है ना? तो जो नया वेक्टर मिला है और जो वेक्टर बी है, दोनों डी है, वो दोनों क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। तो वेक्टर डी हमको क्या है वो नहीं पता, तो यहां पर हम वेक्टर डी को वैसे ही जैसे पिछली बार ए आई +bj+c के लिए थे वैसे ही ये ले लेते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये दोनों वेक्टर चूंकि पैरेलल है, तो पैरेलल है तो क्या होगा? उनके कोफिशिएंट क्या होंगे? सेम रेशियो में होंगे। सेम रेशियो में होंगे मतलब a/32 इज इक्वल टू क्या होगा? b/-1 इज इक्वल्स टू c/-14। इनका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। और जो रेशियो होगा उसको मैं लैम्डा ले लेता हूं, मान लेते हैं लैम्डा हो गया। क्लियर हुआ ये चीज? तो जिससे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 32 लैम्डा। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? -लैम्डा। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -14 लैम्डा। समझ में आई ये चीज? अब आपको क्या चाहिए? बस लैम्डा चाहिए। वो मिल गया तो एबीसी मिलेगा, एबीसी मिला तो वेक्टर डी मिल जाएगा। क्या ए क्रॉस डी कैसे 1 होगा? तो क्रॉस प्रोडक्ट 1 होता है।
कंफ्यूज हो रहा है, ये ऐसे ही होगा, तो बाद में डिस्कस करें। यहां तक सबको क्लियर हुआ कैसा हुआ? ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? लैम्डा चाहिए। लैम्डा निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर ये वाला जो पार्ट दिया हुआ ना, इस वाले इक्वेशन को यूज करेंगे। तो आपको नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट ये दिया हुआ है सी डॉट डी इज इक्वल्स टू क्या है? 15। अब सी डॉट डी, तो देखो सी, वेक्टर सी ये हो गया, वेक्टर सी ये है, और डॉट किसके साथ लेना है? डी के साथ, ये डी हो गया। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 2a, यही आएगा 2a। फिर क्या हो जाएगा? माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा? प्लस 4c, प्लस 4c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 15। क्या ये समझ में आया सी डॉट डी कैसे निकला? आई आई जे जे के सी और डी के मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब ए की वैल्यू देखो यहां पर पुट करो। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 32 लैम्डा। तो 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये 64 लैम्डा। फिर बी की जगह पे पुट करो माइनस लैम्डा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस लैम्डा। सी की जगह पे पुट करो माइनस 14 लैम्डा, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 14 फोरजा 56 लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 15। इनका एडिशन कितना हो जाएगा? 65 माइनस 56 कितना हो जाएगा? 9 लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 15। जिससे लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/9, मतलब कितना हो जाएगा? 5/3। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी आपके पास 5/3। अब लैम्डा की वैल्यू को रख दो यहां पर, जिससे मिलेगा एबीसी। तो ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा? देख के बताओ कितना आएगा? 32 इंटू 5, 32 इंटू 5 कितना होगा? 160। तो ये कितना हो जाएगा? 160/3। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5/3। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -70/3। तो सी की वैल्यू हो जाएगी -70/3। इसका मतलब वेक्टर डी जो है आपका आ गया 160/3 आई कैप, -5/3 जे कैप, -70/3 के कैप। दैट्स इट। ये ज्यादा इजी है, लेकिन ये चीज आपको वो इमेजिन करनी पड़ेगी ना, वो समझना पड़ेगा। ये जो जैसे पैरेलल होगा ये इसके, समझे कि नहीं? ये वाला कंसेप्ट क्या, वो जो 3D पढ़ते हैं ना उसमें बहुत यूज होता है। तो ये आपको दोनों तरीके समझ में आने चाहिए। ठीक है, ये हो गया, हटा दो इसको फिर मैं। हाँ, ये वाला ये ये कैसे निकाले? देखो यहाँ सी डॉट डी 15 दिया हुआ है, तो सी, वेक्टर सी ये है हमारा, वेक्टर डी हमारा ये है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो सी और डी का डॉट लेंगे तो कैसा होता है? आई और आई मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो ये क्या बनेगा? 2a, यही बनेगा। तो यहाँ बन गया 2a। फिर माइनस जे और ये प्लस बी बीजे मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बन जाएगा। आया कि नहीं? इसके आगे क्लियर है? ओके। और किसी को कुछ डाउट इसमें? हटा दो पूरा। ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर, वही तो किया है। ए क्रॉस बी जो वेक्टर मिलेगा, ए क्रॉस बी एक्चुअल में एक वेक्टर मिला है, उसका डायरेक्शन डी के डायरेक्शन में होगा या डी के पैरेलल होगा, तो वही मैंने किया है। फिर ये ए परपेंडिकुलर डी से कंक्लूड करना है, तो उस पे जा, जो मैंने तरीका बोला कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं। पहले वाले में प्रॉब्लम बस इतनी है कि आपको ना ये 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन मिलेंगी। ठीक है, तो ये दोनों तरीके मैंने बता दी। क्या है, तुम लोग वो जो बुक मैंने दिया उसके सॉल्यूशंस चेक करोगे तो हो सकता है कोई ये सॉल्यूशन दिया, किसी में कुछ सॉल्यूशन दिया, इसलिए दोनों तरीके क्लियर होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, देख लो। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विथ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ट्राई करो इसको। कितने क्वेश्चन हुए? 13 हुए ना, 19 है ना? ठीक है, आज जितना होगा होगा, फिर उसके बाद अगली क्लास में मेरे ख्याल से 15 मिनट 10 मिनट में हो जाएगा, 3D कर देंगे फिर स्टार्ट। लेकिन एमसीक्यू करना इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी जो बच जाएगा तो। ओके, पहले ये क्वेश्चन कर लो। अभी टाइम, सर तो वैसे दिख नहीं रहे, बच्चे भी नहीं हुए आए हुए दिख रहे हैं 11th वाले। ठीक है, the scalar product of this vector with a unit vector along the sum of the direction of this and this is 1.
क्या बोलना चाह रहा है? अलोंग द सम ऑफ वेक्टर, अच्छा अलोंग द सम ऑफ वेक्टर, ये मतलब वही डायरेक्शन ही है। तो इस वाले वेक्टर का और इन दोनों के सम का, इन दोनों के सम का प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दिस विथ अ यूनिट वेक्टर, अच्छा इन दोनों के सम का यूनिट वेक्टर और ये वाला वेक्टर, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वाले को वेक्टर ए ले लेते हैं, इस वाले को वेक्टर बी ले लेते हैं। तो पहले हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालते हैं। तो क्या होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी? 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, ये हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर डी, मान लेते हैं ये क्या है? वेक्टर डी। अब इसका यूनिट वेक्टर चाहिए ना, क्योंकि बोल रहा है ना यूनिट वेक्टर विथ ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसका यूनिट वेक्टर मतलब डी कैप, जो कैसे निकलेगा? वेक्टर डी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी, ऐसे निकलेगा। क्या हो जाएगा ये बताओ देख के, क्या होगा? ऊपर तो सेम है, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। डिनोमिनेटर में क्या होगा अमन? डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या होगा? रूट ओवर 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर या 2 स्क्वायर, जो भी लिखना लिखो, यही होगा। इसको फर्दर 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6 जे माइनस 2 के डिवाइडेड बाय रूट ओवर, अब इसमें ये 36 प्लस 4 कितना हो गया? 40 हो गया, ये तो आ गया 40। ठीक है, इसमें लगा दो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब प्लस 4 लैम्डा हो जाएगा, ऐसे ही होगा। और प्लस लास्ट में गया 40। तो डी कैप की वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगी 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर, क्या आ रहा है? रूट ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। क्लियर है यहां तक सबको? तो ये वेक्टर डी कैप मिल गया। अब दूसरा जो वेक्टर है ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, इसको वेक्टर सी ले लेते हैं। ठीक है, और सी और डी कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या बोल रहा है? 1 बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना अगर समझ में नहीं आ रहा था। सी डॉट डी कैप इज इक्वल्स टू क्या लेना है हमको? 1। तो वेक्टर सी ये वाला हो गया, आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, और डी कैप ये वाला वेक्टर हो गया 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1। अच्छा अपॉन में कितना है? अपॉन में ये भी है ना, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। क्लियर ये चीज? क्या हो गया? नहीं, पहले इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर डॉट प्रोडक्ट ले लो, फिर रूट रूट हटाना। तो इधर पे डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा? 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा, मतलब ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस लैम्डा 1 इंटू ये तो क्या हो जाएगा? प्लस 6, ये क्या हो जाएगा? माइनस 2। और वो पूरा उधर गया तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करो, प्लस 2 और ये 2 कट गया, तो लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। क्लियर? अब स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ तो यहां पर स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर पे क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, ऐसे ही होगा। लैम्डा स्क्वायर कट गया, ये 4 लैम्डा इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 लैम्डा, और राइट साइड में 44 माइनस 36 मतलब क्या हो जाएगा? 8। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। समझ में? ऐसा क्वेश्चन भी आता है बहुत बार ना। ठीक है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा दिख जाएगा प्रीवियस ईयर में। हो गया यहां तक? ओके, सो एंड करते हैं आज की क्लास यहीं। बाकी जो बच गए क्वेश्चंस उसको अगली क्लास में खत्म करके नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। मेरे ख्याल से 15 मिनट लगेंगे और बाकी क्वेश्चंस बचे उसको। नहीं, बच्चे लोग आ गए हैं मेरे ख्याल से, आ गए होंगे सर, अंदर बैठ जाते हैं ना कई बार। ठीक है, ओके।